Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we are going to start the third chapter of our NCC handbook, that is drill and command. And I will make separate videos for the last chapter, important wars and soldiers, after covering all these chapters. So let's begin with our very first topic, that is history of drill. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ड्रिल, कमांड और गार्ड ऑफ ऑनर की। और सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रिल की हिस्ट्री क्या थी, कि एग्जिस्टेंस में कैसे आया और ड्रिल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ड्रिल को हम लोग मार्चिंग भी बोलते हैं और ये स्टार्ट हुई थी हमारी एंशंट टाइम से। तो एंशंट हिस्ट्री में क्या होता था, जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे या फिर जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, उन्होंने एक तरीका खोज निकाला अपने सोल्जर्स को, अपने आर्मी को कंट्रोल करने का वॉर्स में। क्योंकि जब युद्ध में जाते थे तो इतने सारे सोल्जर्स होते थे, उनकी इतनी सारी यूनिट्स होती थी और उनको कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। क्योंकि अगर गलती से कोई सोल्जर किसी और यूनिट में जाके मिक्स हो गया तो फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था और उन सोल्जर्स को भी मुश्किल होता था अपनी यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना कि वो किस यूनिट में थे, क्योंकि यूनिफॉर्म सबकी लगभग एक जैसी होती थी। तो उस टाइम पे इनके दिमाग में क्या आइडिया आया कि क्यों ना ड्रिल को फॉर्म करा जाए, क्यों ना कंटिजेंट फॉर्मेशन को एग्जिस्टेंस में लाया जाए, जिससे सोल्जर्स को और यूनिट को आइडेंटिफाई करना और उनको कंट्रोल करना आसान हो सके। तो ड्रिल में ये लोग क्या करते थे कि टुकड़ियों में डिवाइड कर देते थे, बहुत सारी कंटिजेंट फॉर्मेशन बना देते थे और उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को खड़ा कर देते थे। और अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इनको मूव करना होता था तो वहीं से ये लोग डायरेक्टली मूव करते थे, बिना किसी इनफॉर्मल एक्टिविटी के, बिना किसी इनफॉर्मल कार्रवाई के। तो ड्रिल में क्या होता था, एक फॉर्मल कार्रवाई इनकी होती थी। इससे क्या होता था, अगर एक सोल्जर गुम हो जाता था तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता था कि उसका यूनिट कौन सा है। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, फ्लैग सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया उसमें। फ्लैग सिस्टम में क्या होता था, एक फ्लैग बेयरर अपने कंटिजेंट के सामने खड़ा होता था और सबके डिफरेंट फ्लैग होते थे, जिससे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता था कि कौन सी यूनिट किससे बिलोंग करती है। तो जो भी सोल्जर्स होते थे वो इजीली आइडेंटिफाई कर देते थे अपनी यूनिट्स को। और धीरे धीरे फिर स्क्वाड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। स्क्वाड फॉर्मेशन में आपका कंटिजेंट फॉर्मेशन आ जाता है, जिसमें आप इक्वल नंबर ऑफ फाइल्स में खड़े होते हो और उसमें आपका एक कंटिजेंट कमांडर होता है जो आपको कमांड करता है और उन्हीं की कमांड पे सारी कार्रवाई होती थी। तो ये हो गई हमारी ड्रिल की हिस्ट्री, कि कैसे ड्रिल एग्जिस्टेंस में आई, कैसे कंटिजेंट फॉर्मेशन हुआ और फिर धीरे धीरे कैसे स्क्वाड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ड्रिल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम ऑफ ड्रिल। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब फॉर्मेशन होता है, कोई भी चीज़ जब एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार ड्रिल के उद्देश्य भी हैं। कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन इनकलकेट करना। क्योंकि आपको पता है कि एनसीसी का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो अगर आप ड्रिल में खड़े हो, अगर आप किसी कंटिजेंट में खड़े हो, तो वहाँ पे आपको अपने कमांडर को ही फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ से आपका डिसिप्लिन पता चलता है कि आप किसी की कमांड को कैसे फॉलो करते हो और कैसे उस पर कार्रवाई करते हो। सो दिस इज द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। द सेकेंड इज टू इनकलकेट बियरिंग। बियरिंग क्या होती है? आपकी सहनशीलता। तो आप कितने सहनशील हो, आप कितनी देर तक कहीं किसी प्लेस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितने टाइम तक खड़े रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में गए, वहाँ पे आपके 20 कंटिजेंट या फिर 20 डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के कैडेट्स आ रखे हैं और आप भी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप वहाँ पे ड्रिल फॉर्मेशन में खड़े हो तो आपकी टर्न एकदम से नहीं आएगी, आपकी 20 कंटिजेंट के बाद आपकी टर्न आएगी। तो यहाँ पे दिखता है आपका पेशेंस, यहाँ पे दिखते हैं आपकी बेयरिंग पावर, कि आप कितने सहनशील हो, आप कितनी देर तक सेम पोजीशन पे बिना किसी इनफॉर्मल कार्रवाई के आप उस पोजीशन पे खड़े रह सकते हो। दिस इज द बियरिंग। नेक्स्ट इज स्मार्टनेस इन अपियरेंस एंड टर्न आउट। सबसे पहले टर्न आउट क्या होता है? तो द टर्न आउट इज योर यूनिफॉर्म। आपके यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, आपने वो सही पहना है कि नहीं पहना है, आपके बैरे ठीक है कि नहीं है, आपने स्कार्फ ढंग से लगाया, आपने कमरबंद ढंग से लगाया कि नहीं लगाया, आपकी पैंट ढंग से फोल्ड हुए कि नहीं हुए, ये सब कुछ आपका आ जाता है टर्न आउट में। तो स्मार्टनेस इन अपियरेंस, आप जब भी किसी कंटिजेंट में खड़े होते हो तो वहाँ पे सब एक यूनिफॉर्मिटी में खड़े होते हैं, उन सबकी सेम यूनिफॉर्म होती है, सेम बैरे होता है, ठीक है, सेम आपके सेरिमोनियल्स होते हैं। तो ये होती है आपकी स्मार्टनेस। उसके बाद आपका टर्न आउट भी पता चलता है ड्रिल से कि आपने यूनिफॉर्म कैसे, किस तरीके से पहनेंगे। द नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऑब्वियसली आप किसी कंटिजेंट में खड़े हो
तो किसी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही आए होंगे, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होता है। उसके बाद जब आप उस कंटिजेंट में अपने कमांडर के हिसाब से कार्रवाई करते हो, तो वहाँ से डेवलप होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब आपका टर्न आउट अच्छा होगा, आपका कंटिजेंट अच्छा फॉर्म होगा, ठीक है, आप लोग परफॉर्म अच्छा करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। द लास्ट इज इम्प्लिसिट ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, आप अपने कमांडर को कैसे फॉलो करते हो, आप उनकी कमांड को कितने ध्यान से सुनते हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो अगर आप किसी एक प्लेस पे हो, वहाँ पे 2-3 कंपटीशन साथ में चल रहे हो, तो कैसे अपने कमांडर की आवाज़ को आप डिफ्रेंशिएट करते हो, कैसे उस पर कार्रवाई करते हो, ये सब आता है आपका ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एम ऑफ ड्रिल. Now, moving on to the next topic, that is types of drill. अभी हम लोगों ने बात की एम, उद्देश्य. अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की ड्रिल होती है. ठीक है, तो ड्रिल हमारी बेसिकली होती है 2 प्रकार की. कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज द क्लोज ड्रिल एंड द सेकेंड इज द ओपन और एक्सटेंडेड ड्रिल. क्लोज ड्रिल क्या होता है आपका? क्लोज ड्रिल में आपके सारे फॉर्मल मूवमेंट्स आते हैं. ठीक है, जितनी भी कार्रवाई आप ग्राउंड पे करते हो अपने कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, जो भी कार्रवाई आपकी ग्राउंड में होती है, मतलब पीस टाइम पे, जब आप किसी वॉर फेज में नहीं होते हो, आप पीस टाइम पे होते हो, वहाँ पे जितनी भी कार्रवाई होती है वो सारी आपकी आ जाती है क्लोज ड्रिल में. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आप ड्रिल के थ्रू परेड करके जा रहे हो, स्टंपिंग करके जा रहे हो, ये सारी आपकी फॉर्मल कार्रवाई होगी. तो ये कहाँ पे होती है आपकी? क्लोज ड्रिल में, जब आप एक पर्टिकुलर कंटिजेंट में एक क्लोज कॉम्पैक्ट फॉर्म में खड़े होते हो. सेकेंड इज ओपन या एक्सटेंडेड ड्रिल. तो ओपन और एक्सटेंडेड ड्रिल में क्या होता है कि अगर आप किसी बैटल फील्ड में हो और कोई युद्ध होने वाला है और वहाँ पे आपका मूवमेंट करवाना है, आपके कमांडर को आपका मूवमेंट कराना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ओपन ड्रिल काम में आती है. तो ये मेनली इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बैट ड्रिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली क्या होता है, वॉर टाइम पे यूज़ करी जाती है. तो अगर किसी वॉर टाइम में किसी पर्टिकुलर कंटिजेंट को मूव कराना है, तो वहाँ पे वो परेड तो नहीं करेंगे, वहाँ पे वो लोग स्टंपिंग तो नहीं करेंगे. तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल उनकी कार्रवाई होती है, नॉर्मल वो चलते हैं, मगर वो भी क्या होता है, एक फाइल फॉर्मेशन में होता है. तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन या फिर एक्सटेंडेड ड्रिल. नेक्स्ट इज ड्रिल का मेन मोटिव होता है एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना. ठीक है, ड्रिल इज मोस्टली डिपिक्ट्स यूनिफॉर्मिटी. वो एक यूनिफॉर्मिटी को डिपेक्ट करता है. कैसे करता है? सबसे पहले जब भी आपका कंटिजेंट फॉर्मेशन होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, हाइट वाइज होता है, या फिर छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटे फॉर्म में आपको खड़ा किया जाता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में बहुत ही लंबे खड़े कर दिए कैडेट्स, कहीं साइड में बहुत छोटे कैडेट्स खड़े कर दिए. तो हमेशा एक यूनिफॉर्मिटी होती है. ठीक है, यहाँ हो गया आपकी हाइट की यूनिफॉर्मिटी. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में क्या होता है, जब भी आप किसी कंटिजेंट में खड़े होते हो, आपका यूनिफॉर्म सेम होता है. अगर आर्मी विंग का कंटिजेंट है तो उनकी खाकी वर्दी होगी, अगर नेवी विंग का कंटिजेंट है तो उनकी वाइट वर्दी होगी. तो ये क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्मिटी. द नेक्स्ट इज शूट, हैंड स्विंग एक्सेट्रा. तो शूट हैंड स्विंग में क्या होता है, जब भी आप किसी कंटिजेंट में खड़े होते हो और आप ड्रिल करते हो, तो हमेशा आपकी जो हाइट होती है लेग की, शूट मारते वक्त, या फिर आपके हाथों की हाइट होती है ड्रिल करते वक्त, वो इक्वल होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप अनइक्वली अगर आप ड्रिल करोगे, आपके किसी का हाथ बहुत ऊपर जा रहा है, किसी का नीचे जा रहा है, किसी का शोल्डर से भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका कंटिजेंट बहुत ही ज़्यादा शेटर्ड लगता है. तो ड्रिल का मेन मोटो क्या है? टू मेंटेन दी यूनिफॉर्मिटी. नाउ मूविंग ऑन टू कमांड. कमांड आपका सेकेंड मेजर पार्ट होता है ड्रिल का. ठीक है, या फिर सेकेंड मेजर पार्ट होता है एनसीसी का. पहला क्या हो गया आपका? ड्रिल. सेकेंड क्या होगी आपकी? कमांड. क्योंकि कमांड पे ही आपकी सारी कार्रवाई होती है. और जिन वर्ड्स को आप कार्रवाई के वक्त यूज़ करते हो, उनको क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ कमांड. सो वर्ड ऑफ कमांड इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड टू कमांड द कंटिजेंट. जितने भी वर्ड्स आप कंटिजेंट को कमांड करते वक्त यूज़ करते हो, उनको क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ कमांड. अब टाइप्स ऑफ कमांड, कितने टाइप्स की कमांड होती है? तो कमांड्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज कॉशनरी कमांड. ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉशन कर रहे हैं आपको. ठीक है, आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं. चेतावनी नहीं बोलेंगे, आगाह बोल देंगे, आपको कॉशन कर रहे हैं कि हाँ कुछ कार्रवाई होने वाली है. तो कॉशनरी कमांड हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग किसी कमांड को या फिर कोई कार्रवाई को करने वाले होते हैं. तो टू मेक अवेयर ऑफ एक्शन दैट आर अबाउट टू टेक प्लेस, यहाँ पे यूज़ होती है हमारी कॉशनरी कमांड. ठीक है, कॉशनरी कमांड बेसिकली ड्रैग करके दी जाती है. ड्रैग का मतलब लंबा खींचा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी बोलते हो परेड सावधान,
तो जो आपका परेड वर्ड हो गया, इट इज़ योर कॉशनरी कमांड। आप कॉशन दे रहे हो कि आगे कोई कार्रवाई होने वाली है, तो परेड वर्ड क्या हो गया, कॉशनरी कमांड, और परेड को हमेशा लंबा खींचा जाता है। एंड सावधान इज द एग्जीक्यूटिव कमांड। तो एग्जीक्यूटिव कमांड की बात करते हैं। इट इज़ द फाइनल कमांड ऑन विच यू हैव टू टेक एक्शन। जिस कमांड पे आपको कार्रवाई करनी होती है उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कमांड। एग्जीक्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है, एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, किसी का एक्शन प्रोवाइड करना, इट इज़ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कमांड को हमेशा फ्रिक्वेंटली बोला जाता है चटकी के साथ। अगर आप यूज़ करते हो वर्ड्स का जैसे सावधान, विश्राम, सलामी शस्त्र, तेज चल, तो ये सारे क्या हो गए आपके एग्जीक्यूटिव कमांड, और इनको चटकी के साथ फ्रिक्वेंटली बोला जाता है। और आपकी जो कॉशनरी कमांड है वो कौन कौन सी हो गई, डेट इज परेड, कंटिजेंट, स्क्वाड, गार्ड, ये सारी आपकी कॉशनरी कमांड्स हैं। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू कमांड्स, फर्स्ट इज कॉशनरी एंड दी सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव कमांड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज थिंग्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कमांडिंग। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जिनका ध्यान रखना है ड्यूरिंग कमांडिंग। जब भी आप किसी कंटिजेंट को कमांड करते हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ योर वॉइस शुड बी लाउड एंड क्लियर। आपकी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी रशी प्लेस पे खड़े हो, वहाँ पे 2-3 कंपटीशन आपके साथ में चल रहे हैं और किसी और कमांडर की भी आवाज़ आ रही है, तो आपकी आवाज़ इतनी लाउड हो कि आपके कंटिजेंट को सुनाई दे और इतनी क्लियर हो कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी कमांड दी जा रही है। The second is there should be the proper gap between two words of command. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटिजेंट सावधान की कमांड आती है, तो देयर शुड बी द प्रॉपर गैप बिटवीन कंटिजेंट एंड सावधान, ताकि आपके कंटिजेंट को वो क्लियरली सुनाई दे एंड दे कैन एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली। दो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो बहुत बेसिक है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में कि अगर हम किसी कंटिजेंट को कमांड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं शब्दों का कंटिजेंट, स्क्वाड, गार्ड, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये कब यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड इन ग्रुप कमांडिंग या फिर दे आर यूज्ड इन ग्रुप कॉम्पिटिशन्स, जब भी आप किसी ग्रुप को कमांड कर रहे हो। बट जब आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे आप कंटिजेंट या फिर स्क्वाड का यूज़ नहीं करते हो। देयर यू यूज़ द इंडिविजुअल कमांड, और वो कौन सी है, डेट इज़ मेरे लिए वर्ड ऑफ कमांड। तो जब भी आप खुद को कमांड दे रहे हो तो द कमांड शुड बी मेरे लिए वर्ड ऑफ कमांड। सो दिस इज़ द इंडिविजुअल कमांड। दोनों में डिफरेंस है, एक में कंटिजेंट यूज़ होता है, दूसरे में नहीं यूज़ होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ पोजीशंस एंड कमांड्स। तो अभी हम लोगों ने टाइप्स की बात करी, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनका नॉर्मल हमारी एनसीसी लाइफ में या फिर एनसीसी टेन्योर में जिनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले बेसिक कमांड्स आती हैं, वही कमांड्स जो आपको सबसे पहले ड्रिल सिखाते वक्त सिखाई जाती है। जब भी आप ड्रिल सीखना शुरू करते हो तो सबसे पहले विश्राम, सावधानी आपको करवाया जाता है। तो पहला है हमारा सावधान। सावधान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे अटेंशन, मतलब सीधा खड़ा रहिए, ठीक है, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है सावधान। तो जो बहुत कॉमन वर्ड्स है जो आपके सारे कमांड्स में काम आएंगे वो है चेस्ट अप, चिन अप, लुक अप। जब भी आप किसी कंटिजेंट में खड़े हो वहाँ पे आपको कोई भी इनफॉर्मल मूवमेंट नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, आपका चेस्ट अप, चिन अप, लुक अप होना चाहिए, आपकी आई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आपका नेक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें के आगे चेस्ट अप, चिन अप, लुक अप। नेक्स्ट इज, जब भी आप सावधान में खड़े हो तो आपका जो हाथ है वो बिल्कुल आपके पेंट के पैरेलल होना चाहिए, और जो आपके थंब है इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये हो गई हमारी सावधान की पोजीशन। और जब भी आपका हाथ पैरेलल होता है तो आपके हाथ के और आपकी जो जर्सी होती है या फिर आपकी शर्ट होती है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। आप पिक्चर में भी देख सकते हो सावधान की पोजीशन, हाथ स्ट्रेट हैं और उनका पैर बिल्कुल स्ट्रेट है और हाथ पैंट के पैरेलल है। नाउ जो सबसे कॉमन क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से, इस टॉपिक से, बेसिक कमांड से, वो कौन सा है कि जब भी आप सावधान में खड़े होते हो आपका हील टू हील और फुट टू फुट का गैप कितना होता है। तो यही आपको याद करना है यहाँ से कि आपका जो हील टू हील का गैप होता है वो होता है 0 डिग्री, और आपका जो फुट टू फुट का गैप होता है वो होता है 30 डिग्री। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिए, क्योंकि ड्रिल जो आपकी होती है वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है, और जो क्वेश्चन है ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी आप सावधान पोजीशन में खड़े हो, आप देखो अपने आप ही जो आपका पीछे आपका हील होता है वो 0 डिग्री बनाएगा, और जो आपके लेग होते हैं, जो आइडियल पोजीशन होती है फुट टू फुट की, वो कितनी होती है 30 डिग्री। और एक नोट है जो आपको यहाँ से याद रखना है कि जितनी भी एनसीसी में या फिर जितनी भी ड्रिल में जो कमांड्स होती हैं वो हमेशा सावधान पोजीशन से ही स्टार्ट होती है। आप अगर टर्निंग करो और टर्निंग से वापस आओ तो हमेशा आपके सावधान पे वापस आओगे, तभी आपकी दूसरी कमांड स्टार्ट होगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सावधान कमांड। नाउ मूविंग ऑन टू विश्राम। तो विश्राम हमारी सेकेंड बेसिक कमांड है। विश्राम में आपका भी फुट टू फुट का गैप कितना होता है, डेट इज़ 18 इंचेस। ठीक है, और हील टू हील का गैप कितना होता है, डेट इज़ 12 इंचेस। तो सावधान का गैप तो सबको याद रहता है कि हील टू हील फुट टू फुट का कितना होता है, मगर विश्राम का बहुत रेयरली याद रहता है, तो इसको याद रखिए। फुट टू फुट 18 इंचेस, हील टू हील 12 इंचेस। इसमें आपके जो हाथ होते हैं उनका पोजीशन क्या होता है, तो जो आपका राइट हैंड होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड के ऊपर आता है। ठीक है, योर राइट हैंड शुड बी ओवर दी लेफ्ट वन। ठीक है, आपका हमेशा राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर आएगा, और जो आपके थंब होंगे वो हमेशा क्रॉस पोजीशन में रहेंगे। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर है और आपके थंब जो है वो क्रॉस पोजीशन में है। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ विश्राम, और इसका ये गैप हमेशा याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज आराम से, दैट इज स्टैंड ईज, और हम इसको बोलते हैं स्टैंड एट ईज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आराम से का मतलब क्या है, इस कमांड से ऐसा लगता है कि आराम से बोला है तो कोई भी मूवमेंट कर लो या कोई भी कार्रवाई कर लो अपने मन से, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको स्टैंड एट ईज बोला जाता है या फिर स्टैंड ईज बोला जाता है, तो आप क्या करते हो, जिस पोजीशन में हो, जैसे आपको चेस्ट अप चिन अप लुकअप करने के लिए बोला था, आप वो नहीं करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लोगे अपने आप को, अपने लिम्स को रिलैक्स करोगे विदाउट एनी मूवमेंट। कोई फॉर्मल या कोई इनफॉर्मल मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ आप अपने लिम्स रिलैक्स करोगे। उस कमांड को बोलते हैं आराम से। नेक्स्ट इज बेसिक कमांड के बाद आती है आपकी टर्निंग कमांड्स। तो टर्निंग कमांड कौन कौन सी हो गई, हमारी 6 बेसिक टर्निंग होती है। ठीक है, 6 में आप क्या करते हो, पहले राइट टर्निंग होती है, फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आते हो, फिर लेफ्ट टर्निंग होती है, फिर सेम पोजीशन पे आते हो, फिर आपकी बैक टर्निंग होती है और फिर आप सेम पोजीशन पे आते हो। तो ये टोटल टर्निंग्स कितनी हो गई, 6 टर्निंग्स। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दाहिने मुड़ की। दाहिने मुड़ को हम लोग टर्न राइट भी बोलते हैं, जिसमें आपको 90 डिग्री टुवर्ड्स द राइट मुड़ना होता है। ठीक है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। डिग्री भी बहुत बार पूछा जाता है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में इसको एग्जीक्यूट तो करते हैं, मगर हम लोग को याद नहीं रहता है कि हम लोग कितना डिग्री मूव कर रहे हैं। तो दाहिने मुड़ बाएं मुड़ दोनों में हम लोग 90 डिग्री मूव करते हैं, टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसमें क्या होता है, जब भी आप राइट मूव करते हो तो आपका जो राइट फुट का मूवमेंट होता है वो हील से होता है, और लेफ्ट फुट का मूवमेंट टो से होता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आपको करके देखनी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है, तो आपको घर पे ही खुद करके देखना है और खुद उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी कि मूवमेंट टो पे कर रहा हूँ या फिर हील पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इस चीज़ों को प्रैक्टिकल को थ्योरी के साथ जोड़ोगे, आप ईजिली इन सारी चीज़ों को याद रख पाओगे। उसके बाद आप जब भी आप मूव करते हो, तो मैंने बताया आपको राइट फुट का मूवमेंट आपका हील पे होगा, लेफ्ट का मूवमेंट आपका टो पे होगा। आप 3 to 4 सेकेंड के लिए स्टेबल रहते हो और उसके बाद फिर स्टम्प करते हो। नेक्स्ट इज बाएं मोड़। आप फोटो भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। बाएं मोड़ में आपने क्या किया, 90 डिग्री लेफ्ट की साइड टर्न हुए, सेम चीज़ हुई, आपका लेफ्ट लेग का मूवमेंट जिस तरफ मोड़ रहे हो उस लेग का मूवमेंट हील पे होगा, जो राइट लेग का मूवमेंट होगा वो टो पे होगा, फिर 3-4 सेकेंड स्टेबल रहोगे एंड देन स्टम्प। दिस इज़ दी बाएं मुड़। नेक्स्ट इज पीछे मुड़। तो पीछे मुड़ में क्या होता है आपका, आप अबाउट टर्न करते हो, पूरा 180 डिग्री मूव करते हो, और ये जो मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी मुड़ जाओगे, लेफ्ट से मुड़ोगे, राइट से मुड़ोगे, ये हमेशा पीछे मुड़ का मूवमेंट हमेशा राइट हैंड साइड से होता है। तो जब भी आपको बोलेंगे पीछे मुड़, तो आपकी हमेशा टर्निंग कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से। इसमें भी आपका जो राइट लेग मूवमेंट होगा वो हील पे होता है, और जो आपका लेफ्ट लेग मूवमेंट होगा वो टो पे होगा। तो जिस भी साइड आप टर्न कर रहे हो उसका मूवमेंट हमेशा हील पे होता है, और जो पीछे वाला लेग होता है उसका हमेशा टो पे होता है। तो दिस इज़ पीछे मुड़। पीछे मुड़ के बाद आपको एक और कमांड दी जाती है सेम पोजीशन पे वापस लाने के लिए। ठीक है, वो कमांड दूसरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। ठीक है, तो दिस इज़ द कमांड, आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, आपको सेम पोजीशन पे वापस लाने के लिए। और वो कितना डिग्री मूव होता है, इट इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। अबाउट टर्न होता है, मगर कमांड थोड़ी डिफरेंट होती है। पीछे मुड़ के लिए आप यूज़ करते हो पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़, मगर जब सेम पोजीशन पे आना होता है तो आप यूज़ करते हो आगे बढ़ेगा पीछे मुड़।
सो दीज आर दी 6 टर्निंग। उसके बाद एक एक्सेप्शनल टर्निंग है जो सिर्फ थ्योरी में है, एनसीसी में कभी प्रैक्टिकली हमने यूज़ नहीं किया है, डेट इज़ आधा दाहिना या फिर आधा बायां। तो आधा दाहिना आधा बायां से क्या पता चल रहा है कि 45 डिग्री हमने राइट में या फिर लेफ्ट में मूव करना है। तो ये सिर्फ आपका थ्योरेटिकल है अभी तक हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जितनी भी कार्रवाई होती है सभी कमांड्स की, वो हमेशा एग्जीक्यूटिव कमांड पर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़, या फिर आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, तो जो आपका पीछे मुड़ है ये आपकी एग्जीक्यूटिव कमांड है। अगर आपका कमांडर कभी गलती से बोल देता है कि आगे मुड़ेगा दाहिने मुड़, तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमांड है हमेशा कार्रवाई उसी पे होगी। भले ही उन्होंने आगे बढ़ेगा बोल दिया है, मगर आपकी हमेशा कार्रवाई किस पे होगी? उन्होंने दाहिने मुड़ बोला तो हमेशा एग्जीक्यूटिव कमांड पर ही होगी, ठीक है। और आपका कमांड को, अपनी कमांडर के कमांड को फॉलो करना, ये आपका एनसीसी के मोटो का पार्ट है, क्योंकि एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और ये आपका डिसिप्लिन में आ जाता है कि आप कितने ध्यान से, कितने डिसिप्लिन तरीके से अपने कमांडर की कमांड्स को फॉलो करते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कमांड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ अदर कमांड्स। तो अभी हम लोगों ने बात की कि कौन कौन सी बेसिक कमांड होती है और जो हमारी 6 मेजर टर्निंग्स होती है उसमें कौन कौन सी कमांड यूज़ करी जाती है। मगर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो इंटर कॉलेज में, इंट्रा कॉलेज में या फिर आपके कैंप्स में यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी कमांड्स हैं उसकी बात हम करेंगे इस टॉपिक में। सो द वेरी फर्स्ट इज साइजिंग एंड फॉर्मेशन। आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि एनसीसी में जब भी कंटिंजेंट फॉर्म होता है हमेशा एक यूनिफॉर्म तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए होता है। तो वो यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करी जाती है? ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में बहुत ही लंबे कैडेट को खड़ा कर दिया, फिर साइड में छोटे कैडेट्स को खड़ा कर दिया, तो इससे आपका कंटिंजेंट शैटर लगेगा। तो आपकी कंटिंजेंट को यूनिफॉर्म में या फिर यूनिफॉर्मिटी आपके कंटिंजेंट की मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइजिंग एंड फॉर्मिंग कमांड। साइजिंग एंड फॉर्मिंग में क्या होता है, आपको सबसे पहली कमांड मिलती है लंबा दाहिने छोटा बाएं एक लाइन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सबसे राइट साइड है, सबसे जो टॉलेस्ट कैडेट है वो सबसे राइट साइड खड़ा होता है और धीरे 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 हाइट वाइज आपके सबसे लेफ्ट साइड में आपका सबसे छोटा कैडेट आ जाता है। तो ऐसे क्या होता है, लाइन वाइज आपकी हाइट फॉर्मेशन हो जाती है, टॉलेस्ट एट दी राइट साइड और जो स्मॉलेस्ट होता है वो लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं। सेकेंड कमांड आती है दाहिने से गिनती शुरू कर। तो राइट साइड जो भी आपका कैडेट है, ये काउंटिंग का मतलब 1 2 3 4 नहीं होगा, काउंटिंग होती है आपकी 1 2 1 2। तो 1 2 1 2 के फॉर्मेशन में आपकी काउंटिंग होगी फ्रॉम दी राइट साइड। सबसे राइट वाले कैडेट का नंबर होगा 1 और ऐसे 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 1 2 1 2 करते करते लेफ्ट कैडेट को जो भी नंबर मिलेगा उन सभी कैडेट्स को अपने नंबर याद रखने हैं कि किस किस को 1 मिला है और किस किस को 2 मिला है, क्योंकि यही जो नंबर है वो नेक्स्ट कमांड में एग्जीक्यूट होने वाले हैं। थर्ड कमांड आती है एक एक कदम आगे, दो एक कदम पीछे। तो जिन जिन का 1 नंबर था, ठीक है, अल्टरनेटिवली जिन जिन का 1 नंबर था वो एक कदम आगे होके थम करेंगे और जिनका भी 2 नंबर था वो एक कदम पीछे होके थम करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी 2 फाइल सेपरेट हो जाएगी, एक 1 नंबर वाली और सेकंड नंबर वाली। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आएगी दाहिने बाएं मुड़। तो जो आपकी फर्स्ट फाइल है 1 नंबर वाली वो राइट साइड को टर्न करेंगे और थम करेंगे, जो पीछे वाली फाइल है वो लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे और थम करेंगे। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। नेक्स्ट कमांड आएगी सामने से तेज चल। तो जो लेफ्ट फाइल का सबसे फ्रंट कैडेट है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारी फाइल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और जो राइट फाइल है हमारी वो मूव करना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हमारा कंटिंजेंट फॉर्म हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कमांडर पे, कंटिंजेंट कमांडर पे, कि उनको कैसा कंटिंजेंट फॉर्म करना है, 3x3 का, 4x4 का, या फिर इससे भी बड़ा फॉर्म करना है, तो उस हिसाब से कैडेट्स को लगाएंगे टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। तो ये हो गई आपकी साइजिंग एंड फॉर्मेशन की कमांड, जहाँ से आपकी फाइल की या फिर आपकी कंटिंजेंट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करा जाता है। सो द नेक्स्ट कमांड इज ओपन ऑर्डर मार्च। तो आपका ओपन ऑर्डर मार्च कब यूज़ होता है, जब इंस्पेक्शन किया जाता है आपके फाइल्स का या फिर आपकी कंटिंजेंट का। तो जब भी कोई ऑफिसर, जब भी कोई विजिटिंग ऑफिसर या फिर वीआईपी या चीफ गेस्ट आपके फाइल का या आपकी कंटिंजेंट का इंस्पेक्शन करने आते हैं, तब आप ओपन ऑर्डर मार्च यूज़ करते हो। सो ओपन ऑर्डर मार्च में आपकी फ़ाइल अगर क्लोज खड़ी है और उनको बीच में जाके आपकी फाइल्स का
इंस्पेक्शन करना है तो वो गैप मेंटेन करवाएंगे, और उस गैप मेंटेन करवाने को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो खुली लाइन चल, और वापस आने के लिए, वापस सेम पोजीशन पे आने के लिए निकट लाइन चल। तो पहली कमांड है खुली लाइन चल। मैं 3x3 कंटिजेंट की बात कर रही हूँ, तो अगर आपकी फाइल या आपका कंटिजेंट 3 फाइल में खड़ा है तो इसमें क्या होगा, जब भी कमांड आएगी सेंटर वाली फाइल स्टेबल रहेगी और मूवमेंट होगा पहली और लास्ट वाली फाइल का। तो जैसे आपको खुली लाइन चल की कमांड आती है तो जो फ्रंट फाइल है वो राइट लेग आगे करके एक कदम लेगी और फिर थम कर देगी, और जो पीछे वाली फाइल है वो राइट लेग एक कदम पीछे लेके थम कर देगी। तो इससे क्या हो गया, आपकी फाइल्स के बीच में गैप मेंटेन हो गया और इजीली आपका इंस्पेक्शन हो सकता है। जैसे ही आपका इंस्पेक्शन खत्म हुआ वैसे आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना है। तो दोबारा कमांड आती है आपको निकट लाइन चल। तो निकट लाइन मतलब पीछे, वापस सेम पोजीशन पे। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी फ्रंट फाइल होगी वो क्या करेगी, राइट लेग एक कदम पीछे लेगी और थम करेगी, और जो बैक फाइल सबसे लास्ट फाइल है वो क्या करेगी, राइट लेग एक कदम आगे लेगी और थम करेगी। तो याद रखना, जब खुली लाइन चलना हो तो फ्रंट फाइल का मूवमेंट आगे होगा, बैक फाइल का पीछे, और जब निकट लाइन चलना हो तो दोनों फाइल का मूवमेंट फ्रंट फाइल का पीछे होगा और बैक फाइल का आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खुली लाइन चल और निकट लाइन चल। इसमें से सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसमें पेस कितना होता है। तो हमेशा याद रखना, इसमें जो हम स्टेप लेते हैं या फिर नंबर ऑफ पेस होते हैं वो कितने होते हैं, 1.5। सो दिस वॉज ऑल अबाउट खुली लाइन एंड निकट लाइन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कमांड, दैट इज दाहिने सज। तो दाहिने सज की कमांड को हम लोग सज दाहिने सज भी बोलते हैं, और ये कब यूज़ होता है आपकी, जब आपका फाइल का यूनिफॉर्मिटी ख़राब हो जाती है तो उसी को मेंटेन करने के लिए सज दाहिने सज की कमांड दी जाती है आपकी ड्रेसिंग को ठीक करने के लिए। तो दाहिने सज को हम लोग राइट ड्रेसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग हम लोग जो फाइल ठीक करते हैं वो हमेशा राइट साइड से होती है। जो राइट वाली फाइल है वो स्टेबल रहती है और उन्हीं को देख के हम लोग पूरा कंटिजेंट ठीक करते हैं। तो मैं इसमें बात करती हूँ 3x3 फाइल की। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको कमांड आती है तो जो सबसे पहले जो आपका मूवमेंट होगा वो सबका स्टंप होगा, तो पूरा कंटिजेंट स्टंपिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपके कंटिजेंट में से कोई एक कैडेट या फिर आपका कमांडर छिक बोलता है तो राइट फाइल स्टेबल रहेगी, और जो फ्रंट फाइल है आपकी जो सबसे आगे खड़ी है कमांडर के, उनका राइट साइड हैंड का मूवमेंट होता है और नेक का मूवमेंट होता है। ठीक है, दोनों का हैंड और नेक का मूवमेंट होता है, और जो हाथ होता है वो जो राइट पर्सन है उसके शोल्डर पे टच होना चाहिए। उसके बाद जो पीछे वाले कैडेट्स होते हैं उनका हैंड मूवमेंट नहीं होता है, उनका सिर्फ नेक मूवमेंट होगा। और द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो राइट फाइल है वो सीधे ही देखती है, वो कहीं नहीं देखेगी, वो स्टेबल रहेंगी और वो बिल्कुल सीधे देखेगी आपकी सबसे राइट मोस्ट फाइल, क्योंकि तभी इसको राइट ड्रेसिंग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग राइट वालों को देख के ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके दो मूवमेंट्स। उसके बाद फिर से आपको छिक आती है, और उसमें आप लोग क्या करते हो, आपकी ड्रेसिंग को सुधारने के लिए हील पे बहुत फास्ट मूवमेंट करते हो। तो जो हील पे मूवमेंट होता है वो राइट फाइल को छोड़कर सबका होता है। ठीक है, सारी जो फाइल्स है वो मूव करती है, जो राइट फाइल है सबसे राइट मोस्ट फाइल है जिसको देख के आप फाइल ठीक कर रहे हो वो स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट इज, अब आपका कंटिजेंट ठीक हो गया, आप लोग अपनी पोजीशन ठीक कर दिया आपने। अब दूसरी जब छिक आती है तो आपका जो मूवमेंट होता है, जो आपका हील पे मूवमेंट हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपका कमांडर नेक्स्ट कमांड देगा, सामने देख हिल मत। तो जैसे ही उसने कमांड दी वैसे ही जिन्होंने जो फ्रंट फाइल थी उन्होंने अपना नेक और अपना हाथ राइट साइड मूव करा था, और पीछे वाली फाइल्स ने अपना नेक मूव करा था, तो वो चटकी के साथ अपने हाथ को और गर्दन को सामने लेके आ जाएंगे। और ये किस में होता है, सामने देख हिल मत। तो यहाँ से आपकी फाइल की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो गई, और इसका मेन मोटिव होता है आपके सीक्वेंस को करेक्ट करना और आपकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना। सो दिस वॉज अबाउट दाहिने सज कमांड। नाउ कुछ और भी कमांड्स हैं, बेसिक कमांड्स जो आप डेली यूज़ करते हो, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे आपने फॉलन बहुत बार सुना होगा कि फॉलन हो जाओ, फॉलन हो जाओ। तो ये कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंटिजेंट। जब भी आपको कंटिजेंट फॉर्म होता है या कोई कार्रवाई होने वाली होती है और आपको यूनिफॉर्म तरीके से और एक फॉर्मल तरीके से खड़ा करना होता है तो बोलते हैं फॉलन हो जाओ। ठीक है, तो इसमें आप फाइल्स में खड़े हो जाते हो। सेकेंड इज फॉल आउट। तो एक फॉल आउट है और दूसरा क्या है, विसर्जन। तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं और इनमें डिफरेंस है, ये सिमिलर नहीं है बिल्कुल भी। फॉल आउट का मतलब होता है कि परेड ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ आपको ब्रेक दिया जा रहा है, एक शॉर्ट ब्रेक दिया जाता है, तब बोलते हैं फॉल आउट। और जब आपको विसर्जन बोलते हैं तो विसर्जन का मतलब होता है कि परेड ख़त्म हो गई है, अब आपको डिसमिस किया जाता है।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। फॉल आउट का मतलब सिर्फ शॉर्ट ब्रेक होता है और विसर्जन का मतलब होता है कि अब परेड खत्म हो गई है। नेक्स्ट इज साइड पेस। तो साइड पेस, जब भी आप कंटिजेंट में खड़े होते हो आपको ड्रिल करवाई जाती है जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलना हो। अगर आपको 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर्स आपको कवर करना हो तो आपको ड्रिल करवाई जाती है। मगर जब आपको सिर्फ एक शॉर्ट डिस्टेंस चलना हो, आपको सिर्फ 100 मीटर या फिर 50 मीटर से भी कम आपको कवर करना हो, तो तब दी जाती है साइड पेस की कमांड। तो इसमें क्या बोलते हैं आपको कि अगर आपको 10 कदम आपको साइड में करना है, राइट साइड, तो आपको कमांड देंगे 10 कदम दाहिने दाहिने बाजू चल। तो दाहिने बाजू मतलब आपको राइट साइड मूव करना है 10 कदम। तो ये होता है शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर आपको बाएं साइड चलना है, आपको लेफ्ट साइड मूव कराना है कुछ डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, 5 कदम बाएं बाजू चल। तो मतलब आपको सिर्फ 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो ये हो गई आपकी साइड पेस। नेक्स्ट इज पीछे मुड़। ये जो पीछे मुड़ है ये आपका टर्निंग वाला पीछे मुड़ नहीं है। ये पीछे मुड़ आपका यूज़ होता है ड्रिल के टाइम। तो इस पीछे मुड़ में आपका या तो कभी कभी 4 स्टेप वाला यूज़ होता है या कभी कभी 3 स्टेप वाला। तो ये डिपेंड करता है आपके कमांडर पे या डिपेंड करता है जो भी कैंप कंडक्ट करवा रहे हैं उन पे कि उनको कितने स्टेप वाला पीछे मुड़ चाहिए। नेक्स्ट इज राइट मार्कर। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारी राइट फाइल होती है जिनको देख के हमारी फाइल का सीक्वेंस ठीक होता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। ऑल्सो जब आप दाहिने देख बाएं देख करते हो कंटिजेंट में तो हमेशा राइट फाइल हमेशा आगे ही देखती है, उनका मूवमेंट कभी भी राइट साइड नहीं होगा अगर दाहिने देख होगा। ठीक है, तो यहीं से आपकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है और इनको हम लोग दाहिने दर्शक भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, दाहिने दर्शक। So this was all about the other commands. Now moving on to types of march. आपकी ड्रिल, आपकी मार्च कितने टाइप्स की होती हैं? So the first is हैंड लॉक मार्च। जब आपको कमांड दी जाती है कि अपने हैंड लॉक करिए और सिर्फ आपको अपना फुट मार्च करना है, ठीक है, डिग मार के मार्च करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हैंड लॉक मार्च। द सेकेंड इज क्विक मार्च। तो क्विक मार्च में क्या होता है, अगर आपने कैंप वगैरह अटेंड करे तो वहाँ पे क्विक मार्च यूज़ होता है आपके स्टैमिना को और आपके पेस को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे क्विक मार्च में क्या होता है, एक दो में आप लोग फटाफट मूवमेंट करते हो और ये बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। इसमें आपको टाइम नहीं मिलता है अपना हैंड स्विंग देने का या फिर आपको अपनी लेग की हाइट को बढ़ाने का। तो इसमें लेग की हाइट भी कम रहती है, ठीक है, लो लेवल पे रहती है और आपका हाथ का स्विंग भी इतना नहीं जाता है। ये होता है क्विक मार्च मतलब फास्ट मूवमेंट। नेक्स्ट है स्लो मार्च। स्लो मार्च में क्या होता है कि आपके जो लेग का मूवमेंट है वो आपकी लेग की हाइट को बढ़ाने के लिए स्लो मार्च कराया जाता है। तो ये स्लो होती है जो कि नाम से ही पता चल रहा है और इसमें आपका लेग का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये आपकी स्टम्पिंग को और आपका जो हाइट होता है लेग का उसको बढ़ाने के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट इज राइफल ड्रिल। राइफल ड्रिल आप सबको पता है, जो राजपथ हमारे कंटिजेंट्स होते हैं उनमें राइफल ड्रिल ही होती है। तो राइफल ड्रिल में क्या होता है, हमारे राइट हैंड में राइफल होती है और स्विंग हमारा लेफ्ट हैंड से होता है। सो दिस इज़ द राइफल ड्रिल जो राइफल के साथ करी जाती है। नेक्स्ट इज टेबल मार्च। तो टेबल मार्च आपने पीएम रैली में देखा होगा या फिर अपने कॉलेजेस में भी देखा होगा एनुअल फेस्ट में। तो जैसे प्राइज़ दिए जाते हैं बच्चों को, तो पर्टिकुलर टेबल पे कुछ प्राइजेस रखे जाते हैं, कुछ ट्रॉफीज़ रखी जाती है और उसी टेबल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए हम लोग टेबल ड्रिल का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमारे टेबल ड्रिल में हमारे 4 कैडेट्स होते हैं, क्योंकि 2 नहीं होते, कभी कभी 2 भी होते हैं अगर टेबल छोटा होगा। तो बेसिकली हमारे 4 कैडेट्स होते हैं जो उस टेबल को मूव करते हैं। इसमें भी क्या होता है, वो लोग अपने राइट हैंड से एक तरफ जो एक साइड कैडेट्स होते हैं वो अपने राइट हैंड से इसको पकड़ते हैं, जो दूसरी तरफ कैडेट्स होते हैं वो अपने लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ते हैं और उनका हैंड मूवमेंट जो होता है वो अल्टरनेटिवली होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस साइड खड़े हैं। नेक्स्ट इज पायलटिंग या फिर केन मार्च जिसको बोलते हैं। तो केन मैंने इसमें पिक्चर दे रखी है साइड में, ये एक स्टिक होती है हमारी, इसी को हम लोग केन बोलते हैं। तो केन मार्च भी हमारी होती है। ये कब होती है, जब जब कोई वीआईपी विजिट होती है तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, तब हमारी केन मार्च होती है। तो केन मार्च में क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड पे केन रखी जाती है और राइट हैंड स्विंग होता है। तो दिस इज द पायलटिंग। नेक्स्ट इज फ्लैग मार्च। जब भी आपका फ्लैग होस्ट किया जाता है या फिर फ्लैग उतारा जाता है तो उस फ्लैग को कैरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्च। नाउ मूविंग ऑन टू सैल्यूट एंड टाइप्स। हमारे सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से और कब करे जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले सल्यूट क्यों करते हैं? द सल्यूट इज अ गेस्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट गिवन एंड रेसिप्रोकेटेड, ऑल्सो इट इज़ द सिंबल ऑफ ऑनर। ठीक है, सबसे पहले सल्यूट सिंबल है या गेस्चर है किसका? एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देने का। आपने सल्यूट किया, आपको रिटर्न में भी रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको रिटर्न में भी सल्यूट मिल रहा है। सेकेंड, ये प्रतीक है किसका? सम्मान का। अगर आप अपने नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हो उसका मतलब आप उसका सम्मान करते हो। अगर आप किसी ऑफिसर को या फिर अपने सीनियर्स को सल्यूट करते हो उसका मतलब आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। तो इट इज़ द गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सल्यूट। कितने प्रकार के होते हैं सल्यूट? तो वी ऑल नो सल्यूट आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, डेट इज सामने सल्यूट, दाहिने सल्यूट, बाएं सल्यूट। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन अराइज होता है कि अलग अलग तरह के सल्यूट क्यों होते हैं? क्या ये डिपेंड करते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड से सल्यूट करना है, राइट हैंड से सल्यूट करना है? तो सल्यूट हमेशा राइट हैंड से ही होता है, मगर 3 प्रकार के सल्यूट इसलिए रखे हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जिस ऑफिसर को या जिस पर्सन को आप सल्यूट कर रहे हो उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो पर्सन राइट साइड में है तो आप उनको क्या करोगे? राइट सल्यूट। अगर वो आपके सामने है तो आप क्या करोगे? सामने सल्यूट। और अगर वो आपके बाएं हैं तो आप क्या करोगे? उनको बाएं सल्यूट। तो ये सारे सल्यूट्स आपके राइट हैंड से होते हैं, सिर्फ डिफर क्या करता है वो उनकी पोजीशन, कि वो किस पोजीशन में है तो आप उसी सल्यूट का यूज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको सल्यूट की फ़ोटोज़ भी दी है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। द वेरी फर्स्ट इज़ सामने सल्यूट। ठीक है, सामने सल्यूट में या फिर सारे जितने भी सल्यूट्स होते हैं उसमें क्या होता है? आपका हाथ, आपकी उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं और आपका हाथ क्या होता है? शोल्डर के पैरेलल होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो आपका हाथ होता है, जो आपका पाम होता है, आपकी फिंगर्स होती हैं, वो 1/4 पार्ट आपकी आईब्रो का कवर करती हैं। सो दिस इज़ दी सामने सल्यूट, जिसमें आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होगा और सामने की तरफ लाई करेगा जहाँ पे भी जिनको भी आपको सल्यूट करना है। नेक्स्ट इज दाएं सल्यूट। दाएं सल्यूट कब होगा? जब आपके ऑफिसर जो होंगे वो दाएं साइड होंगे, राइट साइड होंगे। इसमें आपको अपना गर्दन का, नेक का मूवमेंट करना होता है राइट साइड। आपका हाथ वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा, उंगलियां चिपकी हुई रहेंगी, हाथ बिल्कुल पैरेलल रहेगा आपके शोल्डर के और ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आपको नेक का मूवमेंट करना है टुवर्ड्स दी राइट साइड। दी लास्ट इज बाएं सल्यूट। जब आपके ऑफिसर या जिनको आपको सल्यूट करना है वो आपके लेफ्ट साइड होंगे तब आपको बाएं सल्यूट का यूज़ करना है। याद रहे, हमेशा हाथ जो है वो राइट हैंड ही यूज़ होगा, बस आपकी गर्दन का मूवमेंट चेंज होगा। राइट सल्यूट में राइट साइड रहेगी आपकी गर्दन और लेफ्ट सल्यूट में आपका लेफ्ट साइड रहेगी। मतलब बाएं सल्यूट में आपकी गर्दन बाएं साइड हो जाएगी और आपका हाथ सिमिलर रहेगा, उंगलियां चिपकी हुई रहेंगी और पैरेलल रहेगा आपके शोल्डर से। सो दीज आर 3 सल्यूट्स। ये आपका बी सर्टिफिकेट में तो यूज़ नहीं होता है, मगर आपका सी सर्टिफिकेट में यूज़ हो सकता है, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछ सकते हैं कि आपको सल्यूट करना आता है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल आपको पता है इक्वल वैल्यू रखता है जितना आपका रिटन वैल्यू रखता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करने वाली है। अगर आप चाहो तो अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी भी टाइम है, जस्ट प्रैक्टिस एट वंस। ठीक है, आप पिक्चर देखो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा सल्यूट कैसे करते हैं और इजीली आपको आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर दी 3 सल्यूट, सामने सल्यूट, दाएं सल्यूट एंड बाएं सल्यूट। नाउ मूविंग ऑन टू सल्यूट इन आर्म फोर्सेस। तो आपने कभी नोटिस किया हो किसी आर्मी ऑफिसर को, नेवी ऑफिसर को या फिर एयरफोर्स ऑफिसर को, तो तीनों के सल्यूट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम इन्हीं की बात करने वाले हैं कि इनका सल्यूट कैसा होता है और इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों इस तरह से वो सल्यूट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के आप पिक्चर में भी देख लीजिए, जो इनका सल्यूट होता है, जो इनका पाम होता है वो टुवर्ड्स दी फ्रंट होता है। जो भी जिनको भी ये सल्यूट करते हैं उनकी तरफ इनका पाम होता है। ठीक है, उंगलियां जुड़ी हुई होती है और सिमिलर जैसे एनसीसी में होता है वैसा ही होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों करते हैं? तो इट इज़ टू शो दैट द पर्सन सल्यूटिंग हैज़ नो बैड इंटेंशंस एंड नो वेपन हिडन अप एनीवेयर, दे कैन ट्रस्ट देम। ये किस लिए होता है? जब भी वॉर टाइम में या जब भी 2 कंट्रीज आमने सामने होती हैं, तो अगर वो एक दूसरे को सल्यूट करते हैं तो ये शो करता है कि उनके कोई भी बुरे इंटेंशंस नहीं है, उनके पास कोई भी वेपन नहीं छुपा है। मतलब उनका एक हाथ तो सल्यूट कर रहा है, दूसरा साइड में लाई कर रहा है, मतलब वेपन नहीं है उनके पास, एंड दे कैन ट्रस्ट देम, वो विश्वास कर सकते हैं उन पर। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट इज
इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी का सैल्यूट कैसा होता है? इंडियन नेवी का सैल्यूट 90 डिग्री बनाता है फोरहेड से, ठीक है। तो इनका सैल्यूट जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है फ्रॉम दी फोरहेड। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है? द रीज़न इज दिस इज टू हाइड द हैंड्स ऑफ सेलर्स that get dirty due to the oil or grease stains while working on the ship। पहले क्या होता था, जो जूनियर नेवी ऑफिसर होते थे वो लोग शिप्स में काम करते थे तो उनके हाथ डर्ट से और ग्रीस से गंदे हो जाते थे। तो अगर उनके सीनियर आगे उनको सैल्यूट करने के लिए और एज अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए वो क्या करते थे, अपने हाथ को अपने माथे से 90 डिग्री के एंगल पे कर देते थे ताकि उनके जो ग्रीस और डस्ट वाले हाथ है वो दिखे ना। तो यहाँ से वो प्रथा चलती आई और ऐसे ऐसे इंडियन नेवी का सैल्यूट इवॉल्व हुआ। द लास्ट इज इंडियन एयरफोर्स। आपको पता है इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट क्या होता है? 45 डिग्री बनाता है ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो इंडियन नेवी का पहले आर्मी जैसा ही सैल्यूट था, वो भी फ्रंट की तरफ करते थे, मगर 2006 में इंडियन नेवी ने अपना न्यू सैल्यूट इशू कर दिया। तो ये सैल्यूट क्या था? एक मिडवे था बिटवीन द सैल्यूट ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। तो इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट कैसा था? 45 डिग्री टुवर्ड्स द ग्राउंड। और ये उनके मोटो को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी। तो ये उनके मोटो को भी रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैल्यूट इन इंडियन आर्मी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रिल विद आर्म्स। तो अभी हम लोगों ने फ्री हैंड ड्रिल की बात करी, जब हम बिना किसी आर्म के ड्रिल करते हैं, जो हमने सारे मूवमेंट, सारी टर्निंग्स, सारी कमांड्स जो हमने डिस्कस करी, खुला लाइन, निकट लाइन, सब कुछ जो डिस्कस किया वो था आपका फ्री हैंड ड्रिल। अब हम बात कर रहे हैं ड्रिल विद आर्म्स। जब आप वेपन के साथ ड्रिल करते हो, राइफल के साथ ड्रिल करते हो, तो वो कैसी होती है? तो पहली तो हो गई आपकी राइफल ड्रिल, जो मैंने आपको बताया था, जो राजपथ कंटिजेंट होते हैं, या फिर आपके कॉलेज में भी कभी राइफल के साथ ड्रिल होती है और आप राइट हैंड में राइफल रखते हो, लेफ्ट हैंड को मूव करते हो। सो दिस इज द राइफल ड्रिल। सेकेंड हो गया हमारा गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। तो गार्ड ऑफ ऑनर भी राइफल के साथ होती है, हमें पता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। इन्हीं मूवमेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बी सर्टिफिकेट में नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ भी सकते हैं, मगर सी सर्टिफिकेट के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फॉर श्योर आपसे पूछा जाएगा कि आपको गार्ड आती है कि नहीं है। तो क्योंकि ये पैंडमिक है, मे बी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप लोग भूल गए हो, और जिनको नहीं भी आते गार्ड, तो ये एडवांटेज है कि आपको एटलीस्ट गेस्चर्स आने चाहिए, आपको एटलीस्ट उसके मूवमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो एटलीस्ट कैडेट को पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल आर दी मूवमेंट्स इन गार्ड। तो इन्हीं मूवमेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इसको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे फॉर्म करी है। सो द वेरी फर्स्ट इज भूमि शस्त्र। तो भूमि शस्त्र में आप क्या करते हो, अपनी राइफल को आप लोग नीचे रख देते हो। तो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो, उसमें क्या है, 90 डिग्री वो झुके हुए हैं और उन्होंने राइफल को नीचे रखा हुआ है। तो राइफल को क्या होता है, हमेशा जो आपकी, सबसे पहले आप राइफल की बात करते हैं। तो राइफल हम लोग देखते हैं, राइफल में क्या होता है, आपके जो मेजर पार्ट्स हैं उसकी बात करेंगे, और इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दी वेपन ट्रेनिंग चैप्टर। सो इसमें जो सबसे पहले जो आपके आगे जो पाइप जैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैरल, ठीक है। तो ये पाइप जैसा हो गया ब्लैक कलर का, उसको क्या बोलते हैं, बैरल। थोड़ा पीछे आ जाओ, ये जो लंबा ब्लैक पोर्शन है, ठीक है, जो थोड़ा सा कर्व शेप में है, ये क्या होती है, हमारी मैगजीन, ठीक है। ये हो गया हमारा मैगजीन। उसके बाद थोड़ा और पीछे आ जाओ, जो स्मॉल ब्लैक पोर्शन है जो बाहर निकला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिप, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पिस्टन ग्रिप, ठीक है। क्योंकि यहीं से आपकी गार्ड की सारी मूवमेंट्स होते हैं, यहीं से आप हाथ से पकड़ते हो इसको, तो ये क्या हो गया आपका ग्रिप। और जो नीचे आपका ब्राउनिश या फिर वुडन पोर्शन है, वो क्या हो गया आपका बट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, बैरल जो आपका पाइप शेप होता है, देन आपका जो कर्व हो गया मैगजीन, उसके बाद नीचे हो गया आपका पिस्टन ग्रिप, और लास्ट हो गया आपका बट। तो आपका फर्स्ट मोमेंट हो गया भूमि शस्त्र। भूमि शस्त्र में आपने क्या किया, अपनी राइफल को नीचे रख दिया। तो राइफल को जब भी आप नीचे रखते हो तो हमेशा जो उसका बट होता है या फिर उसका पिस्टन ग्रिप होता है वो हमेशा राइट साइड होता है, ठीक है। तो अगर आपको भूमि शस्त्र करने के लिए बोले तो हमेशा आपका पिस्टन ग्रिप और बट किस साइड आएगा, राइट साइड आएगा। उसके बाद सेकंड होता है आपका उठाव शस्त्र। तो जैसे आपने 90 डिग्री के एंगल पे उसको रखा था राइफल को, वैसे ही आप उसका बैरल को होल्ड करोगे। बैरल आपको पता है, पाइप जो पाइप जैसा होता है उसको क्या बोलता है, बैरल।
तो आपने जैसे उस बैरल को होल्ड किया वहीं से आप उठाओगे उसको और उसी 90 डिग्री के एंगल पे उसको स्ट्रेट ले आओगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग उठाओ शस्त्र। नेक्स्ट इज विश्राम। तो पिक्चर सेकंड में आप देखोगे विश्राम की पोजीशन कौन सी है। तो विश्राम में क्या होता है, आप इसको राइफल को होल्ड करते हो टिल्ट करके, ठीक है, अपने से थोड़ा दूर इसको टिल्ट करते हो, अपना हाथ स्ट्रेट रखते हो और जो उसका बट होता है उसको अपने शूज़ के साइड में पैरेलली लगाते हो। सो दिस इज विश्राम। उसके बाद आपको सावधान बोला, तो आपको राइफल को अपने जो साइड है, आपका फोर्थ साइड है, उसके पैरेलल रखना है, ठीक है, अपने पैंट के पैरेलल रखना है राइफल को। आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हो जो राइफल का बट है वो शूज से पैरेलल है और जो राइफल है वो पूरी आपकी बॉडी के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज बगल शस्त्र। अब फोर्थ पिक्चर में देखो, बगल शस्त्र में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि आपका पिस्टन ग्रिप होता है पीछे, आप पिस्टन ग्रिप से इसको होल्ड करते हो, तो ये क्या हो गया आपका बगल शस्त्र। इसमें आप पिस्टन ग्रिप से होल्ड करोगे और राइफल बिल्कुल आपके फोर आर्म के या फिर आपके बॉडी के पैरेलल होगी। दिस इज दी बगल शस्त्र। बगल शस्त्र के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सलामी शस्त्र। मगर सलामी शस्त्र से पहले हम लोग क्या करते हैं, बगल शस्त्र से राइफल को फिर से नीचे रख देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाजू शस्त्र। तो आप लास्ट पिक्चर देखो, द 8th वन, आप क्या करोगे, जैसे आपने बगल शस्त्र किया दोबारा आप लोग इसको बाजू शस्त्र में ले आओगे, मतलब दोबारा जो पोजीशन थी सावधान की उसी में ले आओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैरल से इसको होल्ड करके फिर से सावधान पोजीशन में रख देते हैं। आपने बाजू शस्त्र कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, बाजू शस्त्र 2 बार आता है। तो पहला बाजू शस्त्र में क्या किया आपने, सावधान पोजीशन में वापस रख दिया उसको बगल शस्त्र से। नेक्स्ट इज सलामी शस्त्र। सलामी शस्त्र के आपके 3 स्टेप होते हैं। तो आप फिफ्थ पिक्चर देखो, फिफ्थ पिक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आपने सलामी शस्त्र में राइफल को ऊपर उछाला और अपने पैरेलल रख दिया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आप उसको बट से होल्ड करते हो और अपने लेफ्ट जो हैंड होता है उससे उसके जो मैगजीन होती है उस पर मारते हो, ठीक है। तो मैगजीन पे जैसे आपने मारा, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, किसका, सलामी शस्त्र का। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, आप राइफल को अपने से दूर थोड़ा टिल्ट कर देते हो। तो आप इसमें 7th पिक्चर देख सकते हो, ये क्या हो गया हमारा थर्ड स्टेप ऑफ सलामी शस्त्र। नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है हमारा फिर से बाजू शस्त्र। तो बाजू शस्त्र में क्या करना है, आपको फिर से राइफल को सावधान पोजीशन में वापस लाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो आपका राइट हैंड है उससे आप बैरल पे मारोगे, ठीक है, और सावधान पोजीशन पे वापस आ जाओगे। सो दीज ऑल आर दी 8 स्टेप ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर। पहला क्या हो गया आपका, भूमि शस्त्र किया, उसके बाद उठाऊ शस्त्र किया, फिर आपने विश्राम किया, उसके बाद सावधान किया, देन आपने बगल शस्त्र किया, बगल शस्त्र से फिर से बाजू शस्त्र में आपने नीचे रख दिया राइफल को, मतलब सावधान पोजीशन में। उसके बाद आपने सलामी शस्त्र किया। सलामी शस्त्र में 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले पैरेलल रखोगे, उसके बाद आप उसके मैगजीन पे मारोगे, आप 6th पिक्चर देख लो, और उसके बाद 7th पिक्चर में उसको थोड़ा टिल्ट करोगे और लास्ट में फिर से बाजू शस्त्र से उसको सावधान पोजीशन में ले आओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गार्ड ऑफ ऑनर। ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली करने वाली हैं, ठीक है, इनको आप प्रैक्टिकली ही बहुत अच्छे से जान सकते हो, ऐसे पिक्चर्स में समझ नहीं आएगी, मगर आप एटलीस्ट अगर घर पर प्रैक्टिस करो और आपके इसके पोस्चर्स पता हो, इसके मूवमेंट्स पता हो, तो आप प्रैक्टिकल के टाइम आप जवाब दे सकते हो कि हाँ आई नो द मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज सेरिमोनियल ड्रिल। सेरिमोनियल ड्रिल, हम लोग जो नॉर्मली यूनिफॉर्म पहनते हैं वो विदाउट सेरिमोनियल्स पहनते हैं। जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं विदाउट सेरिमोनियल करते हैं। तो सेरिमोनियल्स हम कब कब पहनते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इज स्पेशल ओकेशन पे। स्पेशल ओकेशन कब कब, या तो आपके कॉलेज में इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा हो तो आपको सेरिमोनियल्स पहनने होते हैं। आपके कॉलेज का एनसीसी एनुअल फेस्ट हो रहा हो तब आपको सेरिमोनियल्स पहनने पड़ते हैं, या कभी भी कैंप्स में वीआईपी विजिट्स होती हैं और कोई भी चीफ गेस्ट आते हैं तब आपको सबको सेरिमोनियल्स पहनने के लिए कहा जाता है। तो वो कैंप कोई भी हो सकता है, आपका CATC भी हो सकता है, आपका कोई भी नेशनल कैंप हो सकता है। उसके बाद अगर आपने रिपब्लिक कैंप में देखा हो तो जब भी कोई डिग्नेटरीज की विजिट होती है, चाहे वो CM ऑफ दिल्ली हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या फिर कोई भी मिनिस्टर्स हों, तब सारे कैडेट्स को सेरिमोनियल यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। सो दिस इज व्हेन वी वेयर द सेरिमोनियल यूनिफॉर्म। सो द नेक्स्ट इज नेशनल सैल्यूट,
ठीक है, तो हम लोग सैल्यूट की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के सैल्यूट होते हैं और किस किस को दिए जाते हैं। सो सबसे पहले आता है नेशनल सैल्यूट। सो द क्वेश्चन इज नेशनल सैल्यूट हम किसको बोलते हैं? तो जब भी आपने सुना होगा कि 21 तोपों की सलामी दी गई या 21 गन की सलामी दी गई, तो वो किसको दी जाती है? वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल सैल्यूट. So the 21 gun salute is accorded to the President of India on several occasions. कुछ ऐसा टाइम आता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर नेशनल फ्लैग को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, और नेशनल सैल्यूट को क्या बोलते हैं हम? 21 तोपों की सलामी. On Republic Day of India, every year a 21 gun salute is given to the national flag and President of India during the flag hoisting ceremony. जब भी रिपब्लिक डे में हमारे प्रेसिडेंट फ्लैग को होस्ट करते हैं, उस टाइम पे फ्लैग को और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नेशनल सैल्यूट या फिर 21 गनों की सलामी दी जाती है. India has a 21 gun salute during its Independence Day celebration as well. जो 15 अगस्त का हमारा त्योहार होता है दिल्ली में, उस टाइम पे भी नेशनल सैल्यूट दिया जाता है. When a foreign head of state or head of government visit India, a formal reception is held at the Rashtrapati Bhavan and a head of state is given a 21 gun salute. ठीक है, तो जब भी हमारे कोई फॉरेन हेड होते हैं या फिर कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जब भी वो इंडिया विजिट करते हैं और राष्ट्रपति भवन में उनका फॉर्मल रिसेप्शन होता है, तब भी नेशनल सैल्यूट दिया जाता है. तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, कब कब दिया जाता है और किस किस को दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर नेशनल फ्लैग को, या कभी कभी किसी फॉरेन हेड को. और ये कब होता है? रिपब्लिक डे पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे. नेक्स्ट इज जनरल सैल्यूट. तो हम बात करते हैं कि आर्मी में जनरल सैल्यूट किस किस को दिया जाता है. So the answer is officers of rank major general or above are given general salute in army. जो ऑफिसर्स होते हैं मेजर जनरल रैंक के या फिर उनसे ऊपर, उनको जनरल सैल्यूट दिया जाता है इन द इंडियन आर्मी. नेक्स्ट इज गार्ड माउंटिंग या फिर गार्ड ऑफ ऑनर. तो गार्ड ऑफ ऑनर हम लोग बात करेंगे, इनका अलाइनमेंट क्या होता है, कितने कैडेट्स करते हैं गार्ड ऑफ ऑनर, किस किस को दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर इन एनसीसी. सो द फर्स्ट इज गार्ड ऑफ ऑनर कंसिस्ट ऑफ गार्ड कमांडर. आपको पता है गार्ड ऑफ ऑनर में एक गार्ड कमांडर होता है जो कि सबसे राइट मोस्ट साइड पे खड़े होते हैं और वही पूरे गार्ड को कमांड करते हैं, वही कमांड देते हैं. नेक्स्ट इज असिस्टेंट गार्ड कमांडर. असिस्टेंट गार्ड कमांडर को हम लोग संतरी भी बोलते हैं, जो कि गार्ड कमांडर के साइड में खड़े होते हैं. ठीक है, सबसे राइट मोस्ट साइड होते हैं हमारे संतरी और उसके बाद होते हैं हमारे गार्ड कमांडर. ठीक है, उसके बाद हमारे 6 कैडेट्स होते हैं या फिर 6 ऑफिसर्स अगर इंडियन आर्मी में है तो हमारे 6 कैडेट्स होते हैं जो गार्ड कमांडर के साइड में खड़े होते हैं, लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं, और इनकी 3-3 की फाइल्स होती है, 3 आगे होते हैं और 3 पीछे होते हैं. तो टोटल कैडेट्स कितने हो गए? 6 हमारे कैडेट्स हो गए और 2 हमारे एक कमांडर हो गया और एक हमारे असिस्टेंट गार्ड कमांडर या फिर जिनको हम संतरी भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज गार्ड ऑफ ऑनर किस किस को दिया जाता है एनसीसी के द्वारा. सो गार्ड ऑफ ऑनर इज गिवन टू dignitaries invited as guest of honor to NCC function और NCC visits. ठीक है, जब भी विजिट में आपके गेस्ट आते हैं, जब भी आपके डिग्नेटरीज आते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. वो डिग्नेटरीज कौन कौन से हो गए? अगर आपने रिपब्लिक डे कैंप के बारे में सुना हो या फिर आपने वो अटेंड किया हो, तो वहाँ पे बहुत सारे डिग्नेटरीज विजिट करते हैं. मेनली वही कैंप है जहाँ पे सारे डिग्नेटरीज ऑलमोस्ट विजिट करते हैं. तो उसमें कौन कौन होते हैं? जब आपने पीएम रैली का नाम सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर रैली, तो प्राइम मिनिस्टर रैली में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ड्यूरिंग दी पीएम रैली इन दी करियप्पा परेड ग्राउंड. नेक्स्ट इज हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्मी नेवी एयर के चीफ होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ कमांड. ठीक है, कमांड के कमांडिंग इन चीफ होते हैं, उनको भी दिया जाता है. देन द फ्लैग ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ, द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयर फोर्स, चांसलर, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी. इन सभी को एनसीसी के द्वारा, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है. द लास्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड.
गार्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है जब अलग अलग डिग्नेटरीज की विजिट होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जब विजिट करते हैं तो उनको कितने गार्ड्स द्वारा सलामी दी जाती है। तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 150, उनकी स्ट्रेंथ होती है 150 और ये 3-3 के इक्वल डिविजन्स में खड़े होते हैं। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को ही 100 गार्ड की सलामी दी जाती है और इसमें क्या होता है, जो कैडेट्स होते हैं वो 2-2 के डिविजन्स में खड़े होते हैं। एंड द लास्ट इज 50 रैंक या फिर 50 की जो स्ट्रेंथ होती है वो बाकी डिग्नेटरीज को दी जाती है। तो हमारे प्रेसिडेंट के लिए कितने हो गए, डेट इज़ 150, और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने हो गए 100, और जो अदर्स हो गए उनके लिए कितने हो गए 50 की स्ट्रेंथ। So this was all about the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe button and also the bell icon for future notification.